हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 7 की, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर SSC CGL एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो पहला वर्ड है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सिनिक्योर। क्या मतलब होता है सिनिक्योर का? दोस्तों एक ऐसी नौकरी जो बहुत ही आरामदायक हो, जहां पर कुछ करना ना पड़े, ऐसी जॉब को हम सिनिक्योर जॉब बोलते हैं। यहां पर देखिए आराम की जो नौकरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनिक्योर जॉब। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है बड़े आराम से लेटे हुए हैं और कुछ काम नहीं है, तो ऐसी जॉब को हम क्या बोलेंगे? सिनिक्योर जॉब बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? सिनिक्योर जॉब बोलेंगे। इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, साइन कोस टेन, तो उससे रिलेट करिए। यहाँ पर देखिए साइन लिखा हुआ है, तो ये जो व्यक्ति है ये साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे पढ़ रहा होगा और बड़े आराम की नौकरी कर रहा है। बस इसको कुछ नहीं करना होता, पूरे दिन इसको साइन थीटा कोस थीटा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? साइन थीटा। तो साइन से याद रखिए सिनिक्योर यानी कि बड़े आराम से ये लेटा रहता है और साइन थीटा करता रहता है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सिनिक्योर यानी कि एक आराम की नौकरी। क्या होते हैं? आराम की नौकरी। देखिए अ पोजीशन और जॉब दैट रिक्वायर लिटिल और वर्क और नो वर्क बट प्रोवाइड फाइनेंशियल और सोशल बेनिफिट। एक ऐसी नौकरी जिसमें रिक्वायर होता है बहुत छोटा सा काम, मतलब बहुत कम काम जिसमें होता है, उसी को हम सिनिक्योर जॉब कहते हैं। जो उसको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करते हैं एंड सोशल बेनिफिट, जो सामाजिक बेनिफिट है वो भी उसको देते हैं। तो ऐसी जॉब जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनिक्योर जॉब बोलते हैं। यहाँ पर देखिए द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल सीम्स टू हैव सिक्योर्ड ए सिनिक्योर। जो नया गवर्नमेंट के अंदर में जो अपॉइंट किया गया है कोई ऑफिशियल कोई अधिकारी, वो सिनिक्योर है, उसकी नौकरी जो है वो बहुत ही आराम की है। एज ही वॉज गिवन ए हाई रैंक पोजिशन, उसको एक हाई रैंक पोजिशन दे दी गई है। विद ए सब्सटेंशियल सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी उसको दी गई है। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है एंड एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, उसके बाद भी उसको सिनिक्योर जॉब दे दी गई है, यानी कि एक आराम की नौकरी दे दी गई है। दोस्तों ये सिनिक्योर जो होता है ना, ये आराम की नौकरी, ये किसी लिंक के थ्रू मिलती है। जैसे आपकी कोई कंपनी है और आप अपने बेटे को एक हायर पोस्ट पे रख लेते हो, सिनिक्योर वाली जॉब, यानी कि उसको करना कुछ नहीं है, बस उसको बैठना है। तो ऐसी जॉब जहां पर कुछ करना ना पड़े बहुत कुछ, तो उसको हम सिनिक्योर जॉब बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है दोस्तों? सरकार द्वारा दिया गया क्षमादान जो होता है, यानी कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको सरकार उसकी सज़ा को कम कर दे या ख़त्म कर दे, उसको हम एमनेस्टी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सलमान खान ने एक क्राइम किया था, आपको पता है कि उसने गाड़ी से कुछ कर दिया था, एक्सीडेंट वगैरह किसी को मार दिया था, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या एमनेस्टी दी, यानी कि उन्होंने जो क्राइम किया उसकी उनको सजा नहीं मिली, बल्कि उनको क्षमादान मिल गया उनको, ठीक है। यानी कि सजा अगर किसी की माफ़ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एमनेस्टी रेफर टू द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना, फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, और पार्डन फॉर ऑफेंस, किसी गलत काम के लिए उसको माफ़ कर देना। टिपिकली इन लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक संदर्भ में ये बात होती है कि कहीं पर लीगल रूप से और राजनीतिक रूप से किसी को क्या कर दिया जाए? किसी को क्षमादान दे दिया जाए। कौन सी? सजा वाली। तो इसी को हम बोलते हैं एमनेस्टी। यहाँ पर देखिए द गवर्नमेंट डिक्लेयर एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो गवर्नमेंट ने क्या है? एमनेस्टी दिया, क्षमादान दिया। किनको? जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो जेल में रहते थे राजनीतिक कारण से, उनको क्या कर दिया है? गवर्नमेंट ने एमनेस्टी कर दी है, उनको क्षमादान दे दिया है, माफ़ी दे दी है उनको, ठीक है। रियलाइजिंग फ्रॉम देम कस्टडी एंड ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम एनी क्रिमिनल चार्जेस। चले ठीक है, ये तो आप देख लीजिए। आगे देखिए एक्वेटिक क्या होता है दोस्तों? एक्वेटिक एक ऐसा जीव जंतु होता है जो पानी में रहता है या पानी के आसपास रहता है, उसको हम एक्वेटिक एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ये बत्तख है, तो हम इसको एक्वेटिक कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो पानी में रहे, जल में या जल के निकट रहने वाले जीव जंतु को हम एक्वेटिक बोलते हैं। दोस्तों एक वर्ड है रूट वर्ड एक्वा। एक्वा का मतलब होता है दोस्तों जल यानी पानी। तो कहीं पर भी आपको एक्वा शब्द नजर आ जाए, कहीं पर भी आपको एक्वा शब्द नजर आए तो उसका मतलब पानी से होगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको एक्वा नजर आ जाए तो उसका मतलब कहाँ से होगा?
पानी से होगा। तो एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु। देखिए लिविंग और टेकिंग प्लेस इन और नियर वाटर, यानी कि जो जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं या पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारे जीव जंतु, मछली, कछुआ वगैरह, ये सब क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एग्जांपल देखिए, द डक इज ए एक्वेटिक बर्ड दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्विमिंग इन लेक एंड रिवर। जो डक होती है वो एक्वेटिक बर्ड होती है जो अपना समय स्पेंड करती है कहाँ पर, स्विमिंग करते हुए, कहे में, लेक में, ठीक है, एंड रिवर्स, नदी में और तालाब में। ठीक है, समझे बात को। अगला वर्ड देखते हैं, आर्कोलॉजी। दोस्तों किसी वर्ड में भी लॉजी आ जाए उसका मतलब होता है किसी स्टडी से। तो आर्कोलॉजी स्टडी होती है किसकी, कोई पुरातात्विक क्षेत्र जो होता है, यानी कि बहुत पुरानी जगह को अगर खोद के निकाला जाए तो उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी बोलते हैं। देखिए जमीन के भीतर पाए गए प्राचीन वस्तुएं एवं भवनों के अवशेष पर आधारित अतीत का अध्ययन पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है। यानी कि अतीत का अध्ययन करने लगे, अगर हम अपने पास्ट का अध्ययन करने लगे कि कोई सभ्यता थी जो अभी खत्म हो चुकी है, अगर उसकी रिसर्च हम करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहाँ पर मोहनजोदारो और आपका हड़प्पा सभ्यता वगैरह आप पढ़ते हो, तो वो एक आर्कोलॉजी के थ्रू निकाली गई है। यानी कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, खुदाई करी है, वहाँ पर आर्कोलॉजी की गई है। तो ऐसी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कल्चर, यहाँ पर सभ्यताओं की स्टडी की जाए, ऑफ द पास्ट, उनके भूतकाल का, एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, उस हिस्ट्री का, उस इतिहास के जो पीरियड है उसकी अगर स्टडी की जाए, बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। क्या किया जाता है उस रिसर्च में, बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स होते हैं, जो बची हुई बिल्डिंग्स होती है, टूटी फूटी बिल्डिंग होती है, उन पर रिसर्च की जाती है। ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, जो जमीन में ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनकी रिसर्च की जाती है। जैसे कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं जिनको मृद भांड बोलते हैं, उनकी अगर रिसर्च की जाए तो उसको हम आर्कोलॉजी के अंडर डालते हैं। ठीक है, आर्कोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ किसकी, कोई पुरानी जगह हो या कोई पुराना सामान हो जो जमीन से निकले, उसकी स्टडी को ही आर्कोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई, कि खुदाई के दौरान द आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि जो खुदाई के साइंटिस्ट होते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, फाउंड ए स्मॉल इंट्रिकेटली कर्व्ड स्टोन फिगर्ड दैट प्रोवाइड clues about the artistic skill and religious belief of the ancient civilization। यहाँ पर देखिए उनको मिला है क्या, इंट्रिकेटली कर्व्ड। इंट्रिकेटली कर्व्ड मतलब, इंट्रिकेटली का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही पेचीदा, उलझा हुआ। उनको क्या मिला, एक स्टोन मिला है जो उनको प्रोवाइड करता है क्या, आर्ट। ये बताता है कि जो पुराने समय के जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन थी, वो उनके अंदर एक बहुत ही आर्टिस्टिक स्किल थी। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे आर्कोलॉजी क्या होती है। यहाँ पर देखिए ये साइंटिस्ट जो है ये एक कंकाल तंत्र को जमीन से निकाल रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे उसका जीवन काल रहा होगा, कैसी उसकी हैबिट्स रही होगी। इस सब की स्टडी को हम आर्कोलॉजी के अंदर रखते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है दोस्तों, अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित, यानी कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन काल को लिख दे तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र जो होता है, जीवनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी लिखी गई है जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। देखिए द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। जो बायोग्राफी होती है ना वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। एक और वर्ड है जो कंफ्यूज करता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ऐसी होती है, उसको बोलते हैं आत्मकथा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही जीवन की कोई कथा लिख दे किसी किताब में तो उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जीवन कथा कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आई रीड ए बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला विच डिस्क्राइब हिज फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड होता है, जो आपने देखा होगा कि अफ्रीका देश में क्या होता है, काले गोरे में भेद होता है, तो अपार्थाइड बोलते हैं जिस समाज में गोरे और काले लोगों को अलग अलग रखा जाए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए काले लोगों के साथ, तो इसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। यानी कि ऐसा समाज जहां पर रंग भेद हो उसको अपार्थाइड सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आई रीड ए बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। मैंने नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ी है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, जिसमें फाइट किया गया किस
इशू के ऊपर, अपार्थाइड जो इशू है यानी कि रंग भेद का जो इशू है उसमें फाइट की गई है। हिज टाइम इन प्रिजन, उसने जेल में जो अपना समय काटा है, आपको पता है नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबा समय जेल में काटा है। एंड हिज इवेंचुअल प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका, और जब वो जेल से निकले थे तो इवेंचुअली यानी कि अंततः अंत में वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने उस देश के। तो इनकी जो आप अगर बायोग्राफी पढ़ोगे ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। इनका स्ट्रगल मुझे लगता है कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट मतलब खतरनाक स्ट्रगल किया है इन्होंने, मतलब ऐसा स्ट्रगल आज तक आपने देखा नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने अपना जीवन काल काटा कि जेल में होने के बाद भी ये जेल से निकले, उसके बाद प्रेसिडेंट बने उस देश के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक ऐसी चीज़ से लड़ रहे थे जो अब बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। तो बायोग्राफी क्या होती है, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन काल पर कोई किताब लिख दे तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दिया आत्मकथा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना ही जीवन कथा को किसी किताब में लिख के रख दे तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, कि खुद अगर कोई अपनी आत्मकथा लिख दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे, सॉरी ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। आई फाउंड इंस्पिरेशन इन गांधीज ऑटोबायोग्राफी। आपको पता है गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है जिसमें उन्होंने अपने बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है। एज हिज पर्सनल जर्नी एंड कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, उन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी लिखी है और कमिटमेंट जो उनका एक दृढ़ संकल्प था किसके प्रति, नॉन वायलेंस के प्रति, यानी अहिंसा के प्रति जो उनका दृढ़ संकल्प था। डीपली रेजोनेट विद माई ओन वैल्यू एंड बिलीफ, जो मैंने उनकी जो किताब लिखी है उनकी जो नॉन वायलेंस की जो एक क्या बोलते हैं कि इनका कमिटमेंट है वो मैं उनके साथ क्या करता हूँ, रेजोनेट करता हूँ, मैं उनके साथ रिलेट कर पाता हूँ और उनकी वैल्यू और बिलीफ को मैं भी मानता हूँ। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझता हो। ऐसा व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझे, सबको ये समझे कि हर कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। अगर किसी की ऐसी सोच है तो उसको हम सिनिक पर्सन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति किसी को देख रहा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत नेगेटिवली थॉट वाला होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच वाला होता है। उसको लगता है कि कोई भी व्यक्ति बिना फायदे का कोई काम नहीं करता, यानी कि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो सिनिकल जो पर्सन होगा वो मेरे ऊपर संदेह करेगा और मुझे मेरी निंदा करेगा कि मैं ये जो काम अच्छा कर रहा हूं इसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ मोटिव्स है। तो ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचे और ये सोचे कि दूसरा व्यक्ति अच्छा काम कर ही नहीं सकता, वो अपने मोटिव के लिए करता है, अगर किसी की सोच ऐसी है तो वो किनिक पर्सन बोलते हैं, उसको सिनिक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रादर देन टू हेल्प अदर। ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा सोच हो, ऐसा बिलीफ हो कि लोग जो दूसरे का भला करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सिनिक पर्सन बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट देयर अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसके सब कुछ अकम्प्लिश करने के बाद भी, पा लेने के बाद भी, द सिनिक डिमिस्ड द फिलेंथ्रोपिस्ट चैरिटेबल एक्ट्स, यानी कि जो सिनिक पर्सन है, जो दोषदर्शी व्यक्ति है, उसने क्या किया, जो फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन है यानी कि जो दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति है, उसने उसको क्या क्या किया, डिमाइज्ड किया है, डिसमिस्ड किया है, यानी कि उसको नीचा दिखाया है। और बिलीविंग देयर मस्ट बी सम अल्टीरियर मोटिव, और ये वो ऐसे व्यक्ति बिलीव करते हैं कि उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है, यानी कि कुछ छिपा हुआ उसका कोई मोटिव है, बिहाइंड देयर जेनरोसिटी, यानी कि जो उसकी जेनरोसिटी है, जो उसकी दरिया दिली है, उसके पीछे उसका कोई मोटिव है। तो ऐसी सोच रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, सिनिक बोलेंगे दोस्तों। अगला वर्ड देखिए, एमिग्रेंट। दोस्तों एमिग्रेंट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाए तो उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं, उसमें ई होता है, ठीक है। एक एमिग्रेंट होता है, एक इमिग्रेंट होता है। देखिए यहाँ पर एक ई वाला होता है, एक आई वाला होता है, डिफरेंस समझिए। एमिग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाए, ठीक है। जैसे कि अगर इंडियन कोई कनाडा जाए तो उसको हम एमिग्रेंट बोलेंगे, लेकिन अगर कनाडा वाला व्यक्ति हमारे देश आए अपना देश छोड़ के तो उसको हम आई वाला इमिग्रेंट बोलते हैं, समझे ना। तो अगर कोई दूसरा देश का व्यक्ति हमारे देश में आए और वो दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट पर्सन है, आई वाला इमिग्रेंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंडिया से दूसरी कंट्री जाता है तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट, ई वाला इमिग्रेंट। समझ गए, साउंड दोनों का सेम है लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तो एमिग्रेंट कौन होता है, पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू
टू लिव इन अनदर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ दे दूसरे देश में जाने के लिए, उसको हम एमिग्रेंट बोलते हैं, ई वाला एमिग्रेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेश में जा बसने वाले व्यक्ति को एमिग्रेंट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, आफ्टर फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप इन देयर होम कंट्री, अपने देश में उसको इकोनॉमिक यानी कि उसको पैसे की दिक्कत होने के बाद द फैमिली डिसाइडेड टू बिकम एमिग्रेंट, परिवार ने सोचा है कि वो एमिग्रेंट हो जाएगी, यानी देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे। एंड सिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, और वो और अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकलेंगे, और यानी कि और काम की तलाश में निकलेंगे, अब्रोड, विदेश जाएंगे वो। दे मूव टू कनाडा इन सर्च ऑफ ब्राइटर फ्यूचर, वे कनाडा जाना चाहते हैं अपने ब्राइटर यानी कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो कनाडा जाकर बसना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए, एक्सटेम्पोर क्या होता है दोस्तों? एक्सटेम्पोर एक ऐसी स्पीच हो सकती है, ऐसी कोई लिखावट, कोई लिखित बुक हो सकती है, या कोई ऐसा कोई लिखा हुआ शेर और शायरी या पोयम हो सकती है जो व्यक्ति एट द मोमेंट लिख के दे देता है या कर देता है, यानी कि जिसमें कोई प्लानिंग ना हो, जिसमें कोई पूर्व तैयारी ना हो, कोई उसने प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, तुरंत एकदम करके दे दिया। तो ऐसी परफॉर्मेंस को या ऐसे एक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आए तुरंत बिना स्पीच तैयार करे स्पीच दे दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर स्पीच बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये है, ये एक्सटेम्पोर स्पीच दे रहे हैं, यानी कि बिना किसी तैयारी के, प्लानिंग के, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने क्या किया? स्पीच दे दी। तो एक्सटेम्पोर स्पीच इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टू स्पीक और परफॉर्म विदाउट प्रिपरेशन और प्रायर प्लानिंग, यानी कि बोलना या भाषण देना या प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के परफॉर्मेंस करना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर परफॉर्मेंस, एक्सटेम्पोर स्पीच, एक्सटेम्पोर वर्क, ऐसी चीज को हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, बिना पूर्व तैयारी के बोलना, यानी कि बिना किसी तैयारी के अगर कोई बोल देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर बोलेंगे। एग्जाम्पल है, द कैंडिडेट इम्प्रेस्ड द ऑडियंस विद हर एक्सटेम्पोर स्पीच, जो कैंडिडेट ने इम्प्रेस कर दिया है किनको? ऑडियंस को, उसकी एक्सटेम्पोर स्पीच से, यानी कि जो उन्होंने तुरंत स्पीच दी है बिना किसी प्लानिंग के, उस स्पीच के साथ में उसने ऑडियंस को क्या कर दिया है? इम्प्रेस कर दिया है। यहां पर देखिए, अगला वर्ड है दोस्तों फेनेटिक। फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कट्टर व्यक्ति होता है, जिसके विचार जो होते हैं ना कट्टर होते हैं, यानी कि अगर उसकी सोच किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कैसी बन गई तो वो हमेशा ऐसी रहेगी, वो उसका क्या होगा ना, फॉलोवर बन जाएगा उस सोच का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैनेटिक पर्सन बोलते हैं, समझिएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, ये जो कट्टर व्यक्ति होता है ना, ये विशेषता किसके लिए? धर्म या राजनीति के विषय में होता है। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता हूं, XYZ कोई भी ले लिए, ABC, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, समझ गया, B4, ठीक है, अगर मैं बी पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो मेरे सोच विचार जो होते हैं ना, वो बी पार्टी के मैं इतना बड़ा फॉलोवर बन जाऊंगा कि अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव बात कहेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा या मैं लड़ जाऊंगा, मैं डिबेट कर जाऊंगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कट्टर हो, जैसे कट्टरपंथी धर्म होते हैं, जैसे किसी के धर्म के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो वो क्या करेगा? उसको सहन नहीं करेगा, वो कट्टर धार्मिक होता है, वो क्या करेगा? फाइट कर जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति फैनेटिक होता है। यहां पर देखिए, अ पर्सन हु इज वेरी इंथुजियास्टिक, जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, एंड मे हैव एक्सट्रीम डेंजरस ओपिनियन, जिसके जो सोच विचार है ना बहुत ही डेंजरस हो किसी चीज के बारे में, वो एक्सट्रीम लेवल पे सोचे। एक्सट्रीम लेवल पे यानी कि उच्चतम बिंदु तक वो सोचेगा उसके बारे में, उसको फॉलो करेगा। स्पेशली अबाउट रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स, ये धार्मिक या राजनीतिक, ज्यादातर धार्मिक और राजनीतिक फैनेटिक पर्सन आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, फैनेटिज्म एग्जिबिट इंटेंस एंड ऑफन अनक्रिटिकल डिवोशन टू द देयर इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा डिवोटी होता है, मतलब उसको फॉलो बहुत करता है वो। ऑफन टू एन एक्सट्रीम और एक्सेसिव डिग्री, यानी कि बहुत ही एक्सेसिव डिग्री तक वो चला जाता है उसको फॉलो करने में। यहाँ पर देखिए, द पॉलिटिकल फैनेटिक vehemently argue with
एनीवन हु डेयर टू चैलेंज हिज एक्सट्रीम व्यू। जो पॉलिटिकल फैनेटिक होते हैं ना, जो कट्टरपंथी होते हैं, राजनीतिक कट्टरपंथी होते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रिफ्यूजिंग टू कंसिडर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचेंगे। उनको लगता है कि उनकी अवधारणा सही है, उनकी जो फिलोसफी है वो सही है, वो अपने बारे में ही सोचेगा कि यार जो हमारा विचार है यही सही है, दूसरे का विचार गलत है। जैसे कि अगर जैसे बहुत सारे धार्मिक लोगों को लगता है कि हमारा ही धर्म अच्छा है, बाकी दूसरों का धर्म गलत है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने ही विचार में बिल्कुल बटा रहे, ऐसे व्यक्ति को हम फैनेटिक बोलते हैं, यानी कि जो केवल अपनी चीजों को जो है फॉलो करे, दूसरे को ना करे, ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं क्लास नंबर 8 में। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम में अगर कोई लाइक करता है तो वीडियो रैंक अच्छी होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं आपके साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो मिल जाए। मिलते हैं क्लास नंबर 8 में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।